हेलो बच्चों। यहां लिखा है कंसीडर थ्री यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। स्फीयर वन हैज रेडियस r मास m, स्फीयर टू हैज रेडियस स्मॉल r मास 3m, स्फीयर थ्री हैज रेडियस 3r and mass m. All the spheres can be placed on the same point on the same inclined plane. They rolls without slipping to the bottom if allowed to rolls down the incline at the bottom of the incline. क्लियर है? तो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब जैसे इसमें इन्होंने बोला है स्पीड और एनर्जी की बात की है, तो सबसे पहले जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे थे तो सभी की एनर्जी है एम जी एच, जहां पे एम उनके खुद के मासेस हैं। जब रोलिंग हो रही है तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी होगा नहीं, मतलब बॉटम पे जब पहुंचेंगे तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व रहेगी, रोल करते हुए आए तो ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी और रोटेशनल एनर्जी भी होगी। तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। आई के नाम पे हम लोग लिखेंगे 2/5 m r स्क्वायर, जो भी उसका मास होगा, जो भी उसकी रेडियस होगी वो हम पुट करेंगे। और ओमेगा इज इक्वल्स टू मिलेगा वी बाई आर। क्या मिलेगा? वी बाई आर। क्यों? क्योंकि अगर प्योर रोलिंग होती है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी सी बाई आर होता है। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, ये सारे एम भी कैंसिल हो गए। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा जी एच, तो ये मिल रहा है वी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे आ रहा है ये वी स्क्वायर बाई 5। तो अच्छा, ये जो भी हम लोगों के पास यहाँ से वेलोसिटी आ रही है किसी भी तरह से मास पे या किसी भी तरह से रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी सारे के सारे स्फीयर जब बॉटम पे पहुंचेंगे तो सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, सभी की बॉटम पे स्पीड सेम होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो स्पीड सबकी सेम होगी। अब बात अगर हम एंगुलर स्पीड की कर ले, क्या कर लें? एंगुलर स्पीड ओमेगा की मान लो। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वी बाई आर। तो भाई सबका वी सेम आ गया, दिख रहा है आपको? ये सभी के लिए जो वी आ जाएगा वो सेम आ जाएगा। चाहो तो इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपके पास मिल जाएगा 7v² बाई 10 इज इक्वल टू जी एच। तो v इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 10 gh/7। देख लीजिए कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 10 एलसीएम लोगे 5 + 2 7, तो सबकी स्पीड ये है। अब अगर ओमेगा हम लोग लिखेंगे तो बेटा जिसका आर बड़ा होगा उसका ओमेगा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शायद इन्होंने कहीं पे भी एंगुलर स्पीड की बात नहीं करी है। स्फीयर हैव द लार्जेस्ट स्पीड, तो स्पीड मतलब हम लोग केवल और केवल इस ट्रांसलेशनल स्पीड की बात करेंगे। तो ट्रांसलेशनल स्पीड सभी की सेम आ रही है। रोटेशनल स्पीड में जिसका आर बड़ा होगा उसका ओमेगा छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। काइनेटिक एनर्जी बोला है लार्जेस्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को दिख रहा है, जिससे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉटम पे कोई लॉस होना नहीं। तो सभी की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? एम जी एच के बराबर होगी। क्लियर है? एम जी एच के बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी। बात को ध्यान से देख लीजिए। तो वेलोसिटी तो मास से इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे ज्यादा होगी। तो स्फीयर टू का मास दिया था सबसे ज्यादा। स्फीयर टू का मास दिया है 3m, तो स्फीयर टू की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो स्फीयर टू हैव द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। ऑल द स्फीयर्स हैव इक्वल स्पीड, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। क्या बेटा क्लियर है? कोई डाउट? बराबर। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ चेक करेंगे तो हम लोगों को ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मिलता है। एक बार थर्ड ऑप्शन के बारे में और सोच लेते हैं। लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है बेटा, जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे आनी है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आनी, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? सो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।